इसमें दिख रहा होगा आपको इस चैप्टर में रेफ्रिजरेंट, जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर आपका था वाष्प संपीड़क निकाय वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसमें जो है सारा चीज़ तो था, लेकिन जो अगर देखा जाए हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर कार्य कैसे करता है, उसका एक माध्यम होता है, एक माध्यम के थ्रू वो कार्य करता है। जैसे रेफ्रिजरेटर सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा रेफ्रिजरेशन निकाय, जो रेफ्रिजरेशन निकाय है जो कि एक चक्र पे काम करता है, वाष्प संपीड़क चक्र पे काम करता है। और वाष्प संपीड़क चक्र के 4 मुख्य अंग होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था संपीड़क है, संघनित्र है, वाष्पित्र है और थ्रॉटलिंग वाल्व है या विस्तार वाल्व है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य अंग है। इन 4 मुख्य अंग के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है प्रशीतक। अगर प्रशीतक न रहे, रेफ्रिजरेंट न रहे, तो रेफ्रिजरेटर जो है ठंडा ही नहीं कर पाएगा। जो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ जो खाद्य पदार्थ है उसको वो ठंडा ही नहीं कर पाएगा अगर प्रशीतक न हो तो प्रशीतक जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज है, वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो अगर इसका हम डिफिनेशन बोलें तो डिफिनेशन में ये कह सकते हैं कि प्रशीतक एक ऐसा माध्यम है, प्रशीतक एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है, अपने अवस्था में ऊष्मा के स्थानांतरण के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ क्या करता है, निकाय को ठंडा करने का काम करता है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रम मैं अपना मतलब ये मेरा वर्ल्ड है, अभी आप परिभाषा तो देख ही रहे होंगे, दिख रहा है। प्रशीतक एक ऐसा माध्यम है, प्रशीतक एक माध्यम है, मीडियम है। प्रशीतक एक ऐसा माध्यम है जो ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। या आप अगर ऊष्मा को अवशोषित न करता हो, आप ऐसे मत कहिए, आप पहले सिंपल ही समझिए। यह एक ऐसा माध्यम है जो ऊष्मा के स्थानांतरण के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन करके, ठीक, जो ऊष्मा के स्थानांतरण के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन करके क्या करता है, जो निकाय है उसको ठंडा करने का काम करता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक जो है कुछ क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देखिए, देखो डिफिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिंपल डिफिनेशन ऐसा रहे कि जो हमेशा अगर कोई आपसे पूछ भी रहा है तो हमेशा आपके दिमाग में रहे, थोड़ा बहुत आप बता ले जाएं। फिर से देखिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है प्रशीतक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल कहेंगे कि यह जो है एक प्रशीतक एक ऐसा माध्यम है जो ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा अपनी अवस्था में तो परिवर्तन करता ही है, और उसके साथ जो निकाय है, कौन सा निकाय है, रेफ्रिजरेटर वाला जो निकाय है, मतलब जो हमारा फ्रिज के अंदर का भाग है, उसको ठंडा करने का भी काम करता है। ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ क्या करता है, निकाय को ठंडा करता है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, जो बुक में आपका दिया हुआ है परिभाषा, बुक में क्या दिया हुआ है, प्रशीतक ऊष्मा स्थानांतरण का वो माध्यम है, मतलब यहाँ पे भी वही है, ऊष्मा स्थानांतरण का एक माध्यम है जो कम ताप पर वाष्पीकृत होने से ऊष्मा का, देखो उल्टा यहाँ लिखा है, जो कम ताप पर ऊष्मा का अवशोषण करके वाष्पीकृत होता है तथा संघनित्र में उच्च तापमान पर ऊष्मा का निस्तारण करता है। फिर से देखिए, थोड़ा सा यहाँ डिफिनेशन बुक में गलत दिया हुआ है, आगे पीछे कर दिया हुआ है। दिया है क्या कि प्रशीतक ऊष्मा स्थानांतरण का वह माध्यम है, यहाँ तक तो सही है, जो कम ताप पर, ये भी सही है, ऊष्मा जो कम ताप पर ऊष्मा का अवशोषण करके वाष्पीकृत हो जाता है। ऊष्मा का अवशोषण करके वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है, वाष्पीकृत हो जाता है। भाई वाष्पीकृत में, इवेपोरेटर में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है ना स्थिर ताप पर। तो जो
प्रशीतक है वो कम ताप पर जो है ऊष्मा का अवशोषण करके, जब ऊष्मा अवशोषित करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक, कम टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो अपनी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, लिक्विड से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, कम ताप पे ऊष्मा का अवशोषण करके वाष्पीकृत हो जाता है। तथा अब इसके बाद दिया है संघनित्र में उच्च तापमान पर, फिर यहाँ से पूरा सही है, संघनित्र में उच्च तापमान पर ऊष्मा का निष्कारण मतलब वो रिजेक्शन करता है। पूरा इसमें बताया हुआ है कि संघनित्र का काम क्या है। भाई जैसे आपने पढ़ा था वाष्प संपीड़क निकाय में कि जो आपके वाष्पित्र है इवेपोरेटर और संघनित्र है कंडेंसर, ये दोनों क्या कहे जाते हैं, हीट एक्सचेंजर कहे जाते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण यंत्र कहे जाते हैं। और जो प्रशीतक होता है इन्हीं दोनों यंत्रों के द्वारा ही जो है अपना कार्य करता है। वाष्पित्र में ये क्या करता है, निम्न ताप पर जो है ऊष्मा अवशोषित करता है और अवस्था में परिवर्तन कर लेता है, और फिर उसके बाद ये जाता है संपीड़क में, जहाँ पे इसका ताप और दाब और बढ़ जाता है, क्योंकि हम इसको संपीड़न करते हैं, इसका संपीड़न करते हैं। उच्च ताप और दाब पर जैसे ही ये संघनित्र में जाता है तो जो ऊष्मा ये जो है खाद्य पदार्थों से वाष्पित्र में अवशोषित किया रहता है उसको क्या करता है, संघनित्र में जाके इसका संघनन हो जाता है, उसको वो वातावरण में वहां निकाल देता है। ठीक है, तो यही जो है पूरा जो है आपका प्रशीतक का एक तरीके से कार्य हो गया और डिफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर, अच्छा ये चीज तो चलिए, अच्छा अब इसके बाद आइए, ये तो आपका डिफिनेशन हो गया, सिंपल परिचय हो गया आपका प्रशीतक का, रेफ्रिजरेंट का। अब प्रशीतक मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है रेफ्रिजरेटर को, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। कौन कौन से भाग, पहला है प्राथमिक भाग जिसको हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक भाग जिसको हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आप जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ते आए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। प्राइमरी प्रशीतक का मतलब ये होता है जो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो है प्राइमरी प्रशीतक में क्या है, प्राथमिक प्रशीतक में जो आपका जैसे रेफ्रिजरेटर जब कार्य करता है तो उसके अंदर जो है इसका यूज किया जाता है डायरेक्टली। जैसे इसको आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ दिया है प्राइमरी प्रशीतक, यह ऐसे कार्यकारी माध्यम है जो कि वास्तव में संपूर्ण प्रशीतक चक्र से गुजरते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये कहने का है, मतलब है इसके प्राथमिक के कि ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं साइकिल में। जो आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, जो प्रोसेस होता है संपीड़क से संघनित्र से विस्तार वाल्व से आपका जो है वाष्पित्र में, ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जो माध्यम हम प्रशीतक यूज कर रहे हैं ये वही प्रशीतक होते हैं। प्राइमरी प्रशीतक वही प्रशीतक होते हैं जो चक्र में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है, प्राइमरी, इसी वजह से इसका नाम प्राइमरी रखा गया। प्राथमिकता भाई आप उसी को ना प्राथमिकता मिलती है जो कि प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज में इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर एग्जांपल लें कि मान लीजिए क्लास ही है, क्लास में कोई भी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्व रहता है, हर काम करता है, कायदे से रेगुलर आता है, होमवर्क करता है, और भी टीचरों से उसका हमेशा डाउट होता है वो क्लियर करता है, तो इससे क्या होता है, इससे टीचर्स के नज़र में ये रहता है कि हाँ ये लड़का आता है, सब लोग पहचान लेते हैं, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। ठीक है, उसको आदमी क्या किया, अब जैसे टीचर जब भी रहेगा तो पहले जिस बच्चे को वो पहचानेगा उसी को ना प्राथमिकता देगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ऐसे प्रशीतक जो कि चक्र में क्या होते हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, वही क्या होते हैं, प्राथमिक प्रशीतक कहे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे अमोनिया है, फेरॉन 12 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद आपका द्वितीयक प्रशीतक आ गया। अब इसमें क्या है, द्वितीयक प्रशीतक का काम जैसे सेकेंडरी, अब मान लीजिए बहुत सारे मैं आप ही लोग के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। प्राथमिक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भाई।
टीचर जिस बच्चे को पहचानेगा पहले उसी को ना प्राथमिकता देगा। अब जैसे मान लीजिए जो बच्चे रेगुलर यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जैसे कि अब 5-6 बच्चों का नाम मुझे याद हो गया, रेशम है, प्रियांशु है, क्या नाम है, शिवम पांडे है, ठीक है, ताजीन फातिमा भी रेगुलर रहती है, और क्या नाम है, ऐसे ही है, अनुपम है, ठीक है, विकास यादव है। तो मतलब और भी बहुत सारे हैं। मतलब ये जैसे ये क्या है, मैं देख रहा हूँ तो मैं इनको प्राथमिकता दे रहा हूँ, मतलब ये क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब दूसरा जया है, फिर उसके बाद सेकंड प्रतीतक में जो द्वितीयक प्रतीतक है, क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, इसमें क्या होता है, अब बहुत सारे आप ही के कलीग होंगे, आपके मित्र यार होंगे जो कॉलेज नहीं आते होंगे या ऑनलाइन नहीं क्लास कर रहे हैं, और जब मैंने मान लो ट्यूट दिया तो आपने भाई चूंकि ग्रुप में जुड़े ही हैं, पता ही चल जाता होगा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये ऑनलाइन के लिए भी है, क्लास में भी है। बहुत सारे क्या बच्चे हैं डायरेक्टली ट्यूटोरियल लिख के भेज दिए, या जब क्लास ऑफलाइन रहता है, क्लास में नहीं आए किसी तरीके से, जो बच्चा पहले लिख करके चेक करा लिया उसका कॉपी ले करके किसी, मान लो अगर अपने नहीं भी आ रहा है तो किसी और से चेक करवा लिए। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं है। इनकी और हमारी मुलाकात डायरेक्ट जब प्रवेश पत्र लेना होता है तब होता है, और वो भी आते हैं, नाम बताते हैं, कहते हैं हाँ सर मैं इसी सेक्शन का हूँ, ये है हमारा रोल नंबर, तब हम देखते हैं, तब बोलते अरे यार ठीक है ये लो। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी हो गया, मतलब द्वितीयक हो गया, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है, ये दूर से ही बस अपना काम काज कर ले रहे हैं, और जब जरूरत पड़ रहा अपना हो जा रहा है इनका, ठीक है। तो वही आपका द्वितीयक प्रतीतक में भी है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस श्रेणी में वे पदार्थ आते हैं, वो प्रतीतक आते हैं, ठंडे पदार्थ आते हैं जो किसी दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु मतलब दूर से ही से प्रणाली के वाष्पित्र को उष्मा का स्थानांतरण करते हैं। मतलब दूर से ही, मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे ये जो है आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल में प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में जैसे इससे ऊपर ये जो फेरान 12 है, अमोनिया गैस है, ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से जो रेफ्रिजरेंट है इनका यूज होता है साइकिल में, जबकि जो द्वितीयक है ये प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका फ्रिज ही है, फ्रिज है, अब फ्रिज में अंदर ठीक है हमने अमोनिया को भरा है एज ए रेफ्रिजरेंट, वो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, वो अपना काम जैसे कर रहा है वाष्पित्र से संपीडक में, संपीडक से संघनित्र में, और फिर आपका थ्रॉटलिंग वाल्व में, फिर वाष्पित्र में, ये पूरा चक्र वो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब अमोनिया संघनित्र में जाता है तो संघनित्र में क्या होता है, स्थिर ताप पे उष्मा का वो निष्कारण होता है, मतलब रिजेक्शन होता है वातावरण में। तो वातावरण में जो रिजेक्शन होता है उसके कारण आप देखते हैं ना कि जो हमारा फ्रिज होता है वो पीछे से क्या होता है, गर्म होता है गर्म, ये चीज तो मान ही रहे हैं, गर्म होता है, ठीक। उसके बाद मान लो अगर जैसे हमारे जो वातावरण में है वायु है, ठीक, तो वायु क्या काम करता है, जैसे अगर वायु नहीं होता, वायु भी एक तरह का प्रशीतक है, अभी आगे आप पढ़ेंगे, जैसे एक दूसरे चैप्टर में पढ़ा था आपका वाष्प संपीडक चक्र, वैसे आगे आपका आएगा वायु संपीडक चक्र, एयर कंप्रेशन साइकिल या एयर कंप्रेशन सिस्टम। तो उसमें हम जो है एयर एज ए प्रशीतक के रूप में यूज करेंगे, क्या नाम है, रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे एयर देखा जाए तो एक प्रशीतक है, आपका रेफ्रिजरेंट है। तो अगर एयर नहीं होता तो ये जितना उष्मा का निस्तारण हो रहा है, इसके कारण जो फ्रिज का पीछे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता था, डैमेज भी हो सकता था, कोई भी इक्विपमेंट भाई होता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं वायुमंडल में जो हमारा एयर है, वायु है, वो क्या कर रहा है, उस चीज को जो उष्मा बाहर निकल रही है उसको भी क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है ना। नहीं तो अगर जैसे कि देखो ऑब्जेक्टिव जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, और ये क्वेश्चन मुझसे जब मैं बीटेक कर रहा था तो एग्जामिनर ने पूछा था आरएसी के क्वेश्चन में
कि अगर एक फ्रिज है, उस फ्रिज को कमरे में रख दिया जाए और दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होता है। तो मैंने ऑप्शन दिया था, कमरे का ताप जो है तुरंत ठंडा हो जाता है, कमरे का ताप तुरंत गर्म हो जाता है, कमरा जो है धीरे धीरे गर्म होता है, और ऐसे ही एक और ऑप्शन था। तो हमेशा याद रखिएगा, जब फ्रिज जिस कमरे में रहता है, चाहे आप दरवाज़ा खोलें चाहे ना खोलें, बस फ्रिज चल रहा है, तो उस कमरे का ताप धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि संघनित्र के द्वारा ऊष्मा का निष्कारण किया जा रहा है वातावरण में, जिसके जिसके उस कमरे का ताप भी गर्म हो जा रहा होता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कमरे में जो वातावरण है उसमें क्या होता है, वायु है, जिसके कारण वो क्या किया है, मैनेज किया हुआ है। इतना गर्म नहीं होता है कि आग ही लग जाए या कुछ हमारे फ्रिज का कोई पार्ट डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका वो है वायु है, वो क्या हो गया, एक सेकेंडरी का काम कर रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप से जो है चक्र में इन्वॉल्व नहीं है। चक्र में तो अमोनिया हमने रेफ्रिजरेंट लिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली रूप से जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये जो आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें भाग ले रहा है। उसी तरीके से पानी हो गया, ये लवण घोल भी आप लिखा हुआ है, लवण घोल को कहते हैं इंग्लिश में ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है क्लियर हो गया, 3 टॉपिक क्लियर हो गया। पहला है आपका प्रतीतक किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि यह एक ऐसा माध्यम है जो ऊष्मा के स्थानांतरण के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तथा निकाय को ठंडा करने का काम करता है, ठीक। बुक का भी डिफिनेशन मैंने बता दिया। प्रतीतक जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक प्रतीतक और द्वितीयक प्रतीतक। प्राथमिक में वो आते हैं जो साइकिल में, रेफ्रिजरेशन साइकिल में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, और सेकेंडरी में वो आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में भाग न लेकर के दूर से ही जो है इनडायरेक्टली तौर पे जो है भाग लेते हैं, उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी। प्राथमिक प्रतीतक के एग्जाम्पल जैसे अमोनिया है, फेरान है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नियान है, और भी बहुत सारे होते हैं। सेकेंडरी में आपका जैसे वायु है, पानी है, ब्राइन सॉल्यूशन है, और भी बहुत होंगे। तो ये आपके 2 टाइप के प्रतीतक हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया, जैसे ये तो आपका बेसिक है, प्रतीतक को जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये लार्ज अमाउंट में वर्गीकृत किया गया, जैसे एक प्राइमरी प्रतीतक हो गया, एक सेकेंडरी प्रतीतक हो गया। अब यहाँ पे आ गया प्रतीतकों का वर्गीकरण। प्रतीतकों के वर्गीकरण में अब ये जितने भी वर्गीकरण हैं, ये आपका प्राइमरी जो आपने अभी पढ़ा है, चूंकि जो है सेकेंडरी प्रतीतक तो हमारे चक्र में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते नहीं है, ठीक है, तो इनको हटा दीजिए, ये जब आएगा तो पढ़ा जाएगा। अब ये जो प्रतीतकों का वर्गीकरण है, अगला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये बेसिकली आपका जो अभी प्राइमरी प्रतीतक आपने पढ़ा है उसका ये सब क्लासिफिकेशन है। मतलब प्राइमरी प्रतीतक को दोबारा से क्या किया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। प्राइमरी प्रतीतक को मैं बोल रहा हूँ, प्राथमिक प्रतीतक को दोबारा से जब वर्गीकृत किया गया है तो अब इसमें 5-6 और अलग अलग जो है टाइप के जो है इसके अंदर वो आएंगे, प्रतीतक आएंगे, ठीक है, जिनको हम अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पहला है, देखो प्रतीतक के वर्गीकरण में इनका वर्गीकरण निम्न है। पहला क्या है, हेलो कार्बन यौगिक, हेलो कार्बन यौगिक, ठीक। दूसरा आपका, रुके रहो, दूसरा आपका है एजियोट्रोप, तीसरा आपका है हाइड्रोकार्बन्स, अभी मैं बता दे रहा हूँ फिर बताऊंगा क्या है। फिर चौथा है आपका ऑक्सीजन यौगिक, ऑक्सीजन यौगिक नहीं होगा, ऑक्सीजन युक्त यौगिक होंगे या ऑक्सीजन युक्त प्रतीतक कहे जाएंगे। पांचवा है आपका नाइट्रोजन युक्त यौगिक या नाइट्रोजन युक्त प्रतीतक। छठा है आपका अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। और सातवां है आपका असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या असंतृप्त कार्बनिक प्रतीतक भी इसको कहेंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट या कंपाउंड, जो भी कहिए, ठीक है। ये सब जो है प्रतीतक को इन
टोटल कितने हो गए? 7 भागों में फिर से इसको वर्गीकृत किया गया। अब जैसे कि आपका इस पहला जो था हेलो कार्बन यौगिक है, हेलो कार्बन यौगिक। अब आपने जो है, जो लोग हाई स्कूल भी पास करके आए होंगे, डिप्लोमा इंटर नहीं किए होंगे, और जो इंटर किए होंगे उनको तो पता ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में क्या आता है, जो आपका आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें आपका जो है हैलोजन ग्रुप होता है ना, जिसमें आपका जो है क्या फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ये सब जो होता है हैलोजन ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो और जो लोग हाई स्कूल तक के बाद भी डिप्लोमा में आए होंगे, वो भी हाई स्कूल में पीरियोडिक तो आ ही जाता है, उसमें भी आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में हैलोजन ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हैलोजन कार्बन यौगिक। अब यहाँ पे हैलोजन कार्बन यौगिक का यही मतलब है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बन्स के कंपाउंड जिसमें हैलोजन ग्रुप क्या हो, इंक्लूड हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl क्या है, क्लोरीन है, तो ये हैलोजन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हैलोजन कार्बन कंपाउंड हो गया। इसमें ये दिया हुआ है, यह ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जो कि मेथेन या ईंधन नहीं है, ये गलत है, एथेन है, ये गलत है, ये होगा एथेन, पढ़े हैं ना, इथेन है ये। ठीक, तो ये जो है आपका, ये ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो आपका मेथेन, इथेन के आधार पर बनते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मेथेन, ये जो एग्जाम्पल बताए हैं, तो मेथेन का फॉर्मूला था CH4। अब इसमें से एक हाइड्रोजन जो कण है, जैसे H4 है, 4 हाइड्रोजन पार्टिकल्स हैं, तो इसमें से एक हाइड्रोजन एलिमेंट निकल करके उसके जगह Cl हो गया, मतलब हैलोजन ग्रुप आ गया, तो मेथिल क्लोराइड कहा देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एथेन में करेंगे तो एथिल क्लोराइड आ जाएगा, C2H5Cl या Br, जो भी लिख लीजिए, ब्रोमीन कर लीजिए। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स आके जुड़ जाते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, क्लोरीन हो, तो वो आपके कहलाएंगे हैलो कार्बन यौगिक। दूसरा आपका अच्छा, इसमें एक चीज ये भी दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, हैलो कार्बन यौगिकों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इनको फेरान परिवार द्वारा विकसित किया जाता है, इनको फेरान परिवार द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है आपका एजियोट्रोप्स। अब इसमें क्या होता है, इस श्रेणी में वे प्रशीतक आते हैं जो कि विभिन्न प्रशीतकों के मिश्रण से बनते हैं एवं ये अपने घटकों से अलग नहीं होते, इनकी ऊष्मागतिकी गुण स्थिर होती है। 3 पॉइंट है एजियोट्रोप्स में। क्या है, पहले तो ये विभिन्न प्रकार के, जैसे भिन्न भिन्न प्रशीतकों के मिश्रण से बने होते हैं, और यहाँ पे लिखा है एवं अपने घटकों से अलग नहीं होते। मतलब अगर दो, मान लीजिए प्रशीतक हैं, 2 प्रशीतक को मिला करके एक एजियोट्रोप प्रशीतक बनाया जा रहा है, तो उन दोनों प्रशीतक के जो घटक होंगे, जो घटक मतलब उसमें जैसे एक प्रशीतक में जो तत्व यूज किए गए होंगे और दूसरे प्रशीतक में जो तत्व यूज किए होंगे, तो ये जो नया प्रशीतक बन रहा है उन दोनों को मिश्रण से, वो अपने घटक से अलग नहीं होंगे। जो घटक उसमें यूज हुआ है वही घटक, भाई उन्हीं से मिल करके बने हैं, तो घटक ऐसा थोड़ी ना कि अलग हो जाएगा। अच्छा,
वही दिया हुआ, इनके घटक अलग नहीं है, तथा ऊष्मागतिकीय गुण भी स्थिर होते हैं। मतलब जो जो ऊष्मागतिकीय गुण उन दोनों प्रतीतक में रहेंगे वो भी लगभग इसमें भी वही रहेगा जो नया बना हुआ है आपका। ठीक है। अच्छा, जिन प्रतीतकों से मिल करके ये बना होता है एजियोट्रोप प्रतीतक, तो मान लो कोई दो प्रतीतक हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? पेरेंट रेफ्रिजरेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं दोनों के मिक्सचर के द्वारा ही तो ये नया आपका बना हुआ है, और इसको क्या कहेंगे? उसकी एक संतान कहेंगे। ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो उनके जो सारे गुण रहेंगे, जैसे कि बच्चे में अपने माँ बाप के सारे गुण जो है आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो आपका एक नया प्रतीतक बन रहा है वो भी तो दो या दो से ज़्यादा जो है प्रतीतकों के मिश्रण से बनाया जा रहा है। तो उनके सारे गुण, चाहे वो ऊष्मागतिकीय गुण हो, चाहे उनके और जो भी रासायनिक गुण हो, वो लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं इसमें। तीसरा आपका है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, इंटर वाले भी पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? ऐसे क्या नाम है, जो यौगिक हो गया, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का समूह होता है, कार्बनिक यौगिक जिसको कहते हैं। जैसे वही दिया, इस समूह के अंतर्गत वे प्रतीतक होते हैं जो कि कार्बनिक यौगिक रखते हैं, ये अधिक ज्वलनशील होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में जैसे मीथेन, इससे पहले जो आप हेलोकार्बन यौगिक पढ़े हैं, वो भी आपका एक हाइड्रोकार्बन में ही हेलोजन ग्रुप को जोड़ा जा रहा है। जैसे मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है, उसमें एक हेलोजन ग्रुप को जोड़ दिया गया। तो हेलोजन ग्रुप का मेंबर जुड़ने के कारण वो हेलोकार्बन यौगिक उसका नाम दे दिया गया। और यहाँ सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन, एथीन और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है। फिर चौथा आपका है ऑक्सीजन युक्त यौगिक। अब ऐसे प्रतीतक जो है जिसमें ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, इथाइल ईथर C2H2ON2H6। ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए ये ऑक्सीजन युक्त आपका वो हो गया, क्या नाम है, प्रतीतक हो गया। उसी तरीके से नाइट्रोजन युक्त आ गया। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन पार्टिकल्स होंगे। अब आपका आ गया छठा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जैसे कि इंटर वाले पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी होगा, हिंदी मीडियम वाले अकार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान पढ़े हैं ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी यौगिक होते हैं, जैसे अभी जो आपका प्राथमिक अल्कोहल में, प्राथमिक प्रतीतक में जितना भी अभी आपने पढ़ा, चाहे वो अमोनिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, जल हो, ये सभी जो है अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है। क्यों? जैसे अकार्बनिक, जैसे नाम से है, इनऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे कार्बनिक जो हाइड्रोकार्बन्स है, जैसे बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जितने भी कंपाउंड यौगिक होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में यही पढ़ा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक में जो है इसके अलावा जो होते हैं हम वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया ही हुआ है सारा। फिर आपका असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जैसे कि अभी आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपका मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सभी क्या होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होंगे या संतृप्त कार्बनिक यौगिक होंगे। असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ना हो। सिंगल बॉन्ड का मतलब जो आपने पढ़ा है ना, जैसे कि रुको बता रहा हूँ, जैसे मीथेन को हम ऐसे लिखते हैं ना, ये है मीथेन का आपका मैकेनिज्म है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका कहलाते हैं सैचुरेटेड, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है। अब जो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त वाला है, उसमें क्या होगा? जैसे कि आपका एसिटिलीन ले लीजिए, तो एसिटिलीन में क्या होता है?
ये होता है एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, जिसका यूज हम किस में करते हैं, गैस वेल्डिंग में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड हो गया ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एक जो आपका पाई बॉन्ड होता है और यहाँ पे जो है एक सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 बॉन्ड हो गया। तो 3 बॉन्ड होने के कारण इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसी वजह से इसको अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक जिसमें जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो आपके क्या कहलाएंगे, असंतृप्त, क्या कहलाएंगे, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक। तो ये आपके जो हैं क्या कहते हैं, प्रतितक का वर्गीकरण होगा। और ये जो 7वां वर्गीकरण है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आपका आ रहा है प्राइमरी प्रतितक के अंतर्गत। अब इसका अगला जो टॉपिक है प्रतितक के वांछित गुण, अब इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम लगभग ओवर होने वाला है, ठीक है।